हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार। जैसा कि आपको पता है, सीयूटी पीजी के लिए फिलहाल मैं पीवाईक्यू डिस्कस कर रहा हूं, है ना। 2024 में जो एग्जाम हुआ था मार्च में, उसका मैंने पार्ट 1 बना दिया है। अभी फिलहाल मैं पार्ट 2 बनाने जा रहा हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 से मैं डिस्कशन करूंगा। ठीक है, वही ध्यान रखिएगा, एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, ताकि आपको जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे सॉल्व होता है वो तो आपको समझ में आए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्वेश्चन हम लोग, है ना। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारा है, कह रहा है इफ अ कंज्यूमर डेफिनेटली प्रेफर अ पेमेंट ऑफ ₹50 for sure to a lottery which promises reward of ₹100 और 0, ठीक है, विथ प्रोबेबिलिटी हाफ, है ना, ईच। ठीक है, मतलब ₹100 रिवार्ड मिलेगा, इसकी भी प्रोबेबिलिटी हाफ है, और 0 मिलेगा, उसकी भी हाफ है। ठीक है, देन वी से द कंज्यूमर इज, देखिए यहां पे क्या हो रहा है, जो लॉटरी हमारा है उसका 50% चांस है। क्या चीज का चांस है? कि उसको ₹100 मिलेगा। ठीक है, और 50% चांस है कि उसको ₹0 मिलेगा। ठीक है, क्लियर। तो इस समय जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है वो क्या होता है? 50% मतलब 0.5 इंटू 100, क्लियर, प्लस 0 इंटू 50%, है ना, 0.5 मतलब आएगा कितना? 50। ठीक है, तो वो ₹50 गारंटी जो है श्योर, मतलब प्रेफर करता है श्योर किसको? ₹50 वाले को। ठीक है, तो ये अगर कंज्यूमर ऐसा कर रहा है कि वो प्रेफरेंस दे रहा है किसको? जो ₹50 है, श्योर वाला। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो कंज्यूमर है वो रिस्क टेकर नहीं है, वो क्या है? वो एक प्रकार का रिस्क एवर्स है। ठीक है, रिस्क लेना पसंद नहीं करता है, वो जा रहा है डेफिनेटली जहां पे उसको ₹50 मिल रहा है उसकी तरफ। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 जो हमारा है वो क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन 17 हमारा कहता है कि मिस्टर, देखिए ध्यान रखिए, क्वेश्चन जो 17 है हमारा, ठीक है, वो अच्छे से देखिएगा। कहता है मिस्टर टोकाई इज वेरी पर्टिकुलर इन हाउ ही मेक हिज कॉफी। वो अपना कॉफी कैसे बनाता है उससे बड़ा पर्टिकुलर है वो। ठीक है, he is completely inflexible in that he can take only 1 teaspoon of coffee and 2 teaspoon of sugar। मतलब जब भी कॉफी बनाएगा, ठीक है, तो 1 कप कॉफी के लिए वो क्या करता है? 1 टीस्पून कॉफी का लेता है और 2 टीस्पून लेता है शुगर का। एकदम इनफ्लेक्सिबल है, चेंज नहीं कर सकता, उसका रेसिपी यही है। कहता है एनी मोर कॉफी और शुगर गिवन टू हिम इज डिस्कार्डेड इन हिज क्वेस्ट फॉर द परफेक्ट कॉफी। अगर उसको एक्स्ट्रा कुछ मिल जाए, कॉफी एक्स्ट्रा शुगर मिल जाए, यूज नहीं करेगा, उसको रखेगा। ठीक है, वो जब भी एक कॉफी बनाएगा वो क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ 1 टीस्पून लेगा और 2 टीस्पून ऑफ कॉफी लेगा, सॉरी 1 टीस्पून 1 टीस्पून ऑफ कॉफी लेगा और 2 टीस्पून ऑफ शुगर लेगा। ठीक है, कहता है सपोज यू गिव हिम 9 टीस्पून्स ऑफ कॉफी एंड 2 टीस्पून ऑफ शुगर, हाउ मेनी कप ऑफ कॉफी ही कैन क्रिएट फ्रॉम दिस। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, क्या कह रहा है वो? 2 टीस्पून ऑफ शुगर लेता है और 1 टीस्पून ऑफ कॉफी लेता है 1 कप बनाने के लिए। तो उसके पास ऑलरेडी 2 टीस्पून ऑफ शुगर ही है, तो वो 2 टीस्पून ऑफ शुगर लेगा, ठीक है, और 1 टीस्पून ऑफ कॉफी लेगा और बना देगा क्या? हमारा 1 कप ऑफ कॉफी। ठीक है, और जो उसके पास 8 टीस्पून ऑफ कॉफी बच गया वो रख देगा, कहेगा बाद में जब और शुगर आएगा तो उसमें यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आंसर इसका 1 कप ऑफ कॉफी ही होगा। ठीक है, ये समझने वाला क्वेश्चन था, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है। ये कह रहा है इन अ 2x2 जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल ऑफ एक्सचेंज with good X and Y and 2 consumer 1 and 2 both whom have weekly positive endowment of X and Y
इन एक्सचेंज इक्विलिब्रियम, आपने पढ़ा होगा 2x2 मॉडल अगर जनरल इक्विलिब्रियम हो जहां दो गुड्स और दो कंज्यूमर हो, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पर होगा जहां पे एमआरएस फॉर कंज्यूमर 1 और एमआरएस फॉर कंज्यूमर 2 दोनों बराबर होगा, ठीक है। मतलब एमआरएस एक्स वाई ऑफ कंज्यूमर 1 शुड बी इक्वल टू एमआरएस एक्स वाई ऑफ कंज्यूमर 2, ठीक है। कहीं है एमआरएस, हाँ ऑप्शन नंबर 3 दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, क्या कह रहा है, अ यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर हैज अ यूटिलिटी फंक्शन गिवन बाय इतना और बजट कंस्टेंट उसके पास है इतना, ठीक है। तो जब हम लोग यहां पर देखेंगे ध्यान से, ठीक है, तो एमआरएस यहां पे कांस्टेंट आएगा, है ना। आप एमआरएस का मतलब आपको पता ही होगा, है ना, एमआरएस क्या होगा, एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई, क्लियर। एम यू एक्स का मतलब यूटिलिटी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए 2 आएगा, एम यू वाई 1 आएगा, मतलब 2 आ रहा है, दिस इज कांस्टेंट, क्लियर। अब ऐसे सिचुएशन में जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कि एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई इक्वल्स पी एक्स अपॉन पी वाई, ठीक है, इस पर हमारा सवाल यहां पे आंसर नहीं आएगा, आप आंसर यहां पे नहीं निकाल पाओगे। क्या करोगे, यहां पे बजट का इक्वेशन, बजट लाइन बनाओ, या फिर सीधा सीधी देखिए, आप यहां पे सिंपल सोच के देखिए, ठीक है। अगर x का जीरो बजट लाइन के आधार पे देखिए, है ना, अगर x का एक भी कंजम्पशन ना हो तो बचेगा 2y इक्वल्स 10, मतलब y का मैक्सिमम खरीदा जा सकता है 5 यूनिट, और अगर y हमारा 0 हो तो क्या होगा, तो x प्लस 2y बराबर 10 है ना, तो x इक्वल्स 10 हो जाएगा। मतलब अगर हमारे पास जो रीजन है वो क्या है, y 5 या 5 से कम होगा, x 10 या 10 से कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए, x 10 y 10 गलत है क्योंकि y मैक्सिमम 5 हो सकता है। दूसरा x 0 y 5, ठीक है, क्या कर रहा है, x एक भी कंजम्पशन नहीं कर रहा है और y का 5 कंजम्पशन कर रहा है, क्लियर। तीसरा देखेंगे अगर हम लोग, ठीक है, ये चलो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा x का 10 यूनिट y का एक भी यूनिट नहीं, ठीक है, तो ये भी हमारा हो सकता है, ठीक है। x का भी 5 y का भी 5 पॉसिबल नहीं है, अगर y 5 ले लिए तो x के लिए हमारे पास पैसा बचा ही नहीं, ठीक है ना, तो ये भी हमारा नहीं होगा, क्लियर। अब हमारे पास ऑप्शन 2 एंड 3 है, ठीक है, ऑप्शन 2 एंड 3 है कि जब कंज्यूमर x का 0 कंजम्पशन कर रहा है y का 5 कर सकता है, ठीक है, इस वाले इक्वेशन पे, ठीक है, या फिर जब x का 10 कर रहा है तो y का एक भी कंजम्पशन ना करिए, दोनों सिचुएशन हमारे पास आ रही है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा यहां पर आंसर जो है ना ऑप्शन 2 एंड 3 दोनों ही होगा, ठीक है। कई जगह पे दे रहा है कि ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा, है ना, बट मुझे लग रहा है कि ऑप्शन 2 एंड 3 दोनों होगा, आप चेक कर लेना बाय द वे एक बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20, क्या कह रहा है भाई, 20 नंबर क्वेश्चन कहता है स्टैगफ्लेशन डिस्क्राइब अ सिचुएशन ऑफ, ठीक है। देखो स्टैगफ्लेशन की जब भी बात की जाए, है ना, इसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन विथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब लोअर लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। पहला राइजिंग प्राइस राइजिंग आउटपुट, नहीं आउटपुट फॉल करेगा, या फिर लोअर लेवल पे स्थिर रहेगा, राइजिंग प्राइस एंड फॉलिंग और स्टेगनेंट आउटपुट, बिल्कुल यही ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन नंबर 2 दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द करंट अकाउंट बैलेंस इन एन ओपन इकोनॉमी, है ना, जो करंट अकाउंट बैलेंस होता है, करंट अकाउंट जिसमें हम लोग क्या क्या शामिल करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज, है ना, या फिर यूनिलैटरल ट्रांसफर से वो कुछ पैसा मिला, है ना, कोई गिफ्ट ग्रांट्स वगैरह मिला, तो कहता है तो वही कहता है करंट अकाउंट अगर बैलेंस बचा है हमारे पास, तो बैलेंस का मतलब क्या हुआ, मतलब सरप्लस आया, सरप्लस का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास पैसा गया, मान लो 200 था, आया 300 है, तो जो 100 रुपए एक्स्ट्रा आया है वो क्या का काउंट कहलाएगा, वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट इनकम, याद रखिएगा, ठीक है। सो क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट इनकम, ऑलवेज इंक्लूड द बैलेंस ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम, ठीक है। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट है ट्रांसफर प्राइसिंग रेफर्स टू, देखो ये मल्टीनेशनल कंपनीज करती है टैक्स वैक्स बचाने के लिए, है ना। अपना जैसे एक कंपनी उसके डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में उसके फर्म्स है, तो आपस में जो इंट्रा फर्म ट्रांजेक्शंस होता है ना, वो होता है ट्रांसफर प्राइसिंग, ठीक है। तो टैरिफ एंड चेंजेस द वैल्यू ऑफ गुड्स व्हेन दे आर ट्रेडेड, गलत। द मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स दैट कॉजेज चेंजेस इन प्राइस, नहीं। The over or under pricing of goods in intra-firm cross-border trade of multiple companies, बिल्कुल यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास 23 नंबर क्वेश्चन है, कहता है इफ अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज अबॉलिश ट्रेड बैरियर्स बिटवीन देमसेल्फ एंड सेट कॉमन टैरिफ फॉर द अदर कंट्रीज, दिस इज नॉन एज कस्टम यूनियन का डेफिनेशन है ये, ठीक है। कस्टम यूनियन में क्या करते हैं, कुछ कंट्री का ग्रुप बनाते हैं, आपस में ट्रेड बैरियर खत्म करते हैं, और जो दूसरे के लिए जो दूसरे फर्म्स जो दूसरे कंट्रीज होंगे उनके लिए कॉमन टैरिफ जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, ये बड़ा सिंपल है, मैच करना है, डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। तो ए में हमारे पास है y इक्वल्स log x, है ना। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ठीक है। बी नंबर हमारे पास क्या है, तो 1/1 में दिया हुआ है, ठीक है। फिर है y इक्वल्स एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो इसका हो जाएगा 2x/4 मतलब x/2, कहीं है, हाँ ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। सी नंबर क्या है भाई, y इक्वल्स x का पावर 3, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा 3x², कहीं है, हाँ ऑप्शन नंबर 2 में हमारे पास है, ठीक है। फिर डी में है क्या, y इक्वल्स x प्लस 1, डिफरेंशिएट करेंगे 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास 4 में है, 1324 1324 1324 ऑप्शन नंबर 2, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एप्पल फार्मर हु हैज हिज ऑर्चर्ड नेक्स्ट टू बी कीपर, ये एक प्रकार का ना उसका जो है कहां आ जाएगा, पॉजिटिव प्रोडक्शन में आएगा। कैसे, जब बी कीपर बगल में होता है ना, ठीक है, तो पोलिनेशन में काफी मदद करता है, एप्पल के फार्मर को फायदा मिलता है, ठीक है। क्योंकि बीज जो होते हैं उसके कारण जो है पौधों में जो सेब का पौधा होता है उसमें पोलिनेशन इजिली अच्छा से हो पाता है, ठीक है। पोलिनेशन जितना अच्छा होगा उतना अच्छा प्रोडक्शन होता है, तो ये पॉजिटिव प्रोडक्शन हुआ। पॉजिटिव मतलब एक तरफ एक्सटर्नलिटी लिखा हुआ है, उसका टाइप ऑफ एक्सटर्नलिटी लिखा हुआ है लिस्ट 2 में, है ना। तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी ऑफ प्रोडक्शन होगा ए का ऑप्शन नंबर 3। दूसरा, विलेज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, देखो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर है, ठीक है, तो उसके कारण हेल्थ वगैरह पे इश्यूज आएगा, मतलब निगेटिव कंजम्पशन जो आएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2। फिर एन वैक्सीनेटेड फैमिली लिविंग नेक्स्ट डोर टू अ फैमिली हु हैज रिसीव्ड कोविड-19 वैक्सीनेशन, देखो अगर सामने वाला वैक्सीनेटेड है तो जो अनवैक्सीनेटेड है उसको बेनिफिट होगा, तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। फिर राइस फार्मर हु हैज हिज फील्ड नेक्स्ट टू केमिकल प्लांट, ये निगेटिव प्रोडक्शन होगा, क्योंकि केमिकल प्लांट के बगल में अगर रहता है राइस का खेती हो रहा है तो वहां पे दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो 3214 ऑप्शन नंबर 1, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, What does the bank do if there are no excess reserve? देखिए रिक्वायर्ड रिजर्व के अलावे अगर एक्सेस रिजर्व नहीं रहता है ना बैंक के पास, तो बैंक बोरो कर लेता है कहीं दूसरे बैंकों से, ठीक है, बोरो रिजर्व फ्रॉम अदर बैंक, क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नहीं ये तो पार्ट है नेशनल इनकम का। द इंटरेस्ट अमाउंट ऑन अनप्रोडक्टिव नेशनल डेट, बिल्कुल जो अनप्रोडक्टिव नेशनल डेट पर इंटरेस्ट दिया जाता है वो शामिल नहीं होता है नेशनल इनकम में, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तो शामिल होता है। हाउस होल्ड पेमेंट टू फर्म फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विस, ये भी शामिल होता है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, व्हाई द फिलिप्स कर्व निगेटिवली स्लोप्ड, ये तो अपोजिट रिलेशन बताता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। बाकी यहां देखते हैं ऑप्शन क्या है, द बार्गेनिंग पावर ऑफ लेबर यूनियन इंक्रीजेस विथ राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट, नहीं अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ रहा है ना
तो लेबर यूनियन का जो बार्गेनिंग पावर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, द बार्गेनिंग पावर ऑफ लेबर यूनियन डिक्रीजेस विद द राइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल 2 नंबर हमारा करेक्ट है। देखते हैं, द बार्गेनिंग पावर ऑफ कैपिटलिस्टिक डिक्रीजेस विद द राइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नहीं है, द बार्गेनिंग पावर ऑफ कैपिटलिस्टिक इंक्रीजेस विद द राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, दोनों सही है, ऑप्शन 2 और 4 दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है। क्लियर? बार्गेनिंग, अच्छा नहीं 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 2 और 3 होगा इसका शायद। क्या है, कैपिटलिस्टिक दिया हुआ ना, तो कैपिटलिस्टिक का मतलब हो गया जो प्रोड्यूसर है बेसिकली, मान लेते हैं, है ना। द बार्गेनिंग पावर ऑफ कैपिटलिस्टिक जो है वो डिक्रीज करता है विथ राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। कैपिटलिस्टिक का पावर बढ़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट में। अच्छा, मैं सही ही बताया था। चलिए ठीक है, 4 है ना, 2 और 4 दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए 29 नंबर कह रहा है इफ द जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी, है ना, कह रहा है क्या, जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी जो है वो ₹100 है, एंड ऑटोनोमस जो क्या है, ऑटोनोमस एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट एंड पोस्ट एग्रीगेट सेविंग इज ₹30। ठीक है, अब कह रहा है व्हाट वुड बी द एग्रीगेट, हमारा सवाल है यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिएगा ध्यान से। कहता है जीडीपी इकोनॉमी का 100 है, ठीक है, ऑटोनोमस एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट एंड एक्स पोस्ट एग्रीगेट सेविंग बी ₹30 इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, जो एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट और सेविंग है वो 30 है। व्हाट वुड बी द एग्रीगेट सेविंग इन इक्विलिब्रियम इन दैट इकोनॉमी इफ एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट रिमेन ₹30 and average saving propensity increases from 30% to 40%। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिए इसको। कह रहा है जीडीपी हमारा कितना है भाई, जीडीपी है हमारा 100। ठीक है, क्या हुआ, इनिशियल एग्रीगेट सेविंग कितना है, ये हमारा है 30 करोड़। ठीक है, उसके अलावा इनिशियल जो हमारा है एग्रीगेट प्रोपेंसिटी टू सेव कितना है, ये है 30%, मतलब 0.3, है ना। 30% से नया क्या हो गया, न्यू एपीएस क्या हो गया, न्यू एपीएस हमारा हो गया 40%, मतलब 0.4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को पता है ना एपीएस का क्या फॉर्मूला होता है, एपीएस का फॉर्मूला होता है एस बटा इनकम, मतलब जीडीपी इनकम वही है। ठीक है, तो ये हमारा एपीएस कितना है, एपीएस है हमारा 0.3 या फिर 30%। क्लियर? अब न्यू सेविंग जो होगा, नया सेविंग जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, देखो सेविंग का फॉर्मूला होता है एपीएस इंटू एस, एपीएस बराबर एस अपॉन वाई है, तो एस इक्वल टू एपीएस इंटू वाई। तो न्यू सेविंग क्या हो जाएगा, नया एपीएस कितना 0.4 है, 0.4 इंटू क्या हो गया हमारा 100। जीडीपी अभी मान लेते कुछ नहीं, अब एक्स है। ठीक है, क्या हो जाएगा 0.4 इक्वल्स 30। ठीक है, देखो इक्विलिब्रियम में इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल होता है ना, तो इन्वेस्टमेंट क्या कह रहा है यहाँ पे, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट रिमेन ₹30। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग होगा, है ना, तो वो क्या हो गया, वो हमारा हो गया 30 ही होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, कोई चेंजेस तो हुआ नहीं। अच्छा, इतना डिस्कस करने की जरूरत क्या है, इक्विलिब्रियम में इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग होगा। कह रहा है कि कंट्री में जो एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट है वो रिमेन होता है ₹30 में ही। ठीक है, तो भाई ऐसे सिचुएशन में सेविंग भी हमारा 30 का 30 ही रहेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में इन्वेस्टमेंट सेविंग दोनों इक्वल होता है, तो ₹30। ठीक है, कोई डिस्कशन नहीं इसमें, है ना। मुझे उम्मीद है ये मैं डिस्कस करने लगा था पूरा स्टेप इसका, बट उसका जरूरत हमको नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा 30 नंबर, ये क्वेश्चन जो हमारा है ना, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा कुछ वैसा ही है ना। कह रहा है जीडीपी 100 करोड़ है, मतलब वाई या जीडीपी जो बोलो आप, ठीक है, 100 है, एग्रीगेट सेविंग ₹30 करोड़ है। इफ ऑटोनॉमस एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट राइजेस फ्रॉम 30 to 45, जो इन्वेस्टमेंट था हमारा वो 30 से बढ़ के कितना हो गया 45 करोड़। सेटिरस पेरिबस, मतलब अन्य चीजें स्थिर रहने पर, व्हाट वुड बी जीडीपी इन दैट इकोनॉमी इन न्यू इक्विलिब्रियम, तो नया इक्विलिब्रियम में जीडीपी क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहां पे सीधा सीधा समझिएगा क्या क्या है। ठीक है,
ऑटोनॉमस एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट इतना हो गया, क्लियर। तो हमारा एपीएस कितना है, एपीएस है 30/100 मतलब 0.3 है, ठीक है, यही है ना। देखो एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स कितना होता है 1। हम लोग पढ़े हैं एमपीसी प्लस एमपीएस ये भी होता है 1, ठीक है। तो मान लेते हैं लगभग एपीएस और एमपीएस जो होगा ना वो लगभग एक जैसा होता है, ठीक है। मतलब एमपीएस भी जो होगा वो लगभग, ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में जाएगा 0.3। तो मल्टीप्लायर का क्या वैल्यू होगा, मल्टीप्लायर का वैल्यू होगा 1/एमपीएस जो कि हो जाएगा 1/0.3, तो ये आएगा 3.33, ठीक है। ये के जो है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, कितना 3.33 हमारा आएगा, ठीक है। तो चेंज इन जीडीपी क्या हुआ, चेंज इन जीडीपी की बात करेंगे, मतलब जीडीपी में चेंजेस कितना आया, ठीक है, वो क्या होगा, वो हो जाएगा मल्टीप्लायर का वैल्यू इनटू, मल्टीप्लायर का वैल्यू इनटू क्या हो जाएगा, हमारा इन्वेस्टमेंट में क्या चेंजेस आया, 30 से 45 हो गया ना, तो ये हमारा हो जाएगा 15 ठीक है। तो 3.33 इंटू 15, ये अप्रोक्स में 50 मान के चलते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिएगा लगभग 50 के आसपास हमारा ये जो है वो आएगा, ठीक है। तो इनिशियल जीडीपी 100 था और जीडीपी में चेंजेस कितना लगभग 50 आया, तो अप्रोक्स कितना हो जाएगा 100 प्लस 50 150। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस हैं भाई, है ना। आप लोग रेगुलर बेसिस पे अगर क्वेश्चन ये सब देखते जा रहे होंगे तो आपको दिक्कत आगे चल के नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये था हमारा 15 क्वेश्चन आज का, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।